सब लोग पेपर पेन निकाल लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग आज कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पेपर पेन निकाल लीजिएगा, बैलेट भी निकाल के रखिएगा सामने में। क्वेश्चन पूछेंगे, इत्मीनान से क्वेश्चन सुनिएगा और इसका जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। बैलेट में टिक कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा कहीं पे राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुनिएगा। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स, यानी कि भारतीय संविदा जो है आपका, यह कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन हैं 1 अक्टूबर 1872, 15 अक्टूबर 1872, थर्ड ऑप्शन है 1 सितंबर 1872 एंड 9 अप्रैल 1872। यानी इसका जो सही इसका सही आंसर है 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल इन ए शोरूम। आप लोग शोरूम जाते हैं, वहां पे डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल इन ए शोरूम विथ प्राइस अमाउंट्स टू। डिस्प्ले जो लगा हुआ रहता है, विथ प्राइस लगा रहता है ना सब जगह पे। तो ये क्या होता है? ऑप्शन है आपके, ऑफर टू सेल आर्टिकल एज प्राइस मेंशन, यानी कि वहां जो प्राइस लिखा है उस पर वो सेल करने के लिए आपको ऑफर दे रहा है। दूसरा ऑप्शन काउंटर ऑफर, तीसरा ऑप्शन इनविटेशन टू ऑफर, और चौथा ऑप्शन मेयर एडवर्टाइजमेंट। बहुत बच्चे बोल रहे हैं 1 होगा, यानी कि ऑफर टू सेल आर्टिकल एट प्राइस मेंशन, यही कह रहे हैं आप लोग। ये गलत जवाब है। इसका सही आंसर होगा इनविटेशन टू ऑफर, यानी कि शोरूम वगैरह सब में जो आर्टिकल रखा रहता है उस प्राइस देते हैं। आप ड्रेस के ऊपर कपड़ा का दाम लिखा रहता है, वहां बनाया हुआ रहता है। ये जो शोरूम में आपको डिस्प्ले लगा के रखता है सबको, इसको हम लोग बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है ना, ऑफर के लिए इनविटेशन दिया गया है, आप हमको ऑफर दीजिए। ठीक है ना, इसका होगा इनविटेशन टू ऑफर। ये याद रखिएगा, बहुत बार जुडिशरी के पीटी में पूछा है, यह बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, कैटलॉग जो होता है, आप लोग होटल में खाना खाने जाते हैं, मेनू जो दिखाता है आपको, ये सब सारा चीज इनविटेशन टू ऑफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल और क्वेश्चन पूछते हैं, सुनिएगा। व्हेन ए मैन एडवर्टाइजेज दैट ही हैज स्टॉक ऑफ बुक्स टू सेल, यानी कि वह एडवर्टाइजमेंट कर देता है किसी चीज में कि उसके पास किताब का स्टॉक है जिसको उसे बेचना है। ठीक है ना, तो कहता है ये क्या होता है? ऑप्शन सेम है इसमें भी, एन ऑफर, दूसरा है एन इनविटेशन टू ऑफर, तीसरा है स्पेशल ऑफर, और चौथा है स्टैंडिंग ऑफर। यह भी सेम चीज है, इसका भी मतलब वही होता है, एन इनविटेशन टू ऑफर, यानी कि आप उसको, वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उसको ऑफर दीजिए, भैया हम खरीदना चाहते हैं, तब वो बेचेगा आपको। ठीक है ना, तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके, क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। एकदम आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आपके एकदम सेक्शन 1 और 2 में मिलेगा आप लोगों को।
एकदम आसान शुरुआत से पूछ रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग सही तरीके से उसको रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, यानी कि अगर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो यह क्या बन जाता है? ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम, ऑप्शन क्या है? प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, नन ऑफ द एबव। यानी योर, ध्यान से सुनिए, योर क्वेश्चन इज ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड। देखिए आप लोगों की अलग अलग राय है, आप लोगों की अलग अलग राय है, ठीक है ना? इसका मतलब आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा नहीं है, ठीक है ना? प्रॉमिस होगा, ठीक है ना? ठीक है, अब हम थोड़ा समझा देते हैं, समझ लीजिएगा, एकदम एकदम कैलकुलेटेड चीजें हैं। क्या चीज? तो दो पार्टी होता है, ठीक है ना? दो पार्टी होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में दो पार्टी होगा। एक क्या कर रहा है, समझ लीजिएगा आप लोग, अब भूलिएगा मत कभी नहीं। एक ऑफर कर रहा है, ठीक है ना? यानी कि वो क्या कर रहा है? प्रपोजल दे रहा है आपको, ठीक है ना? दूसरा क्या कह रहा करेगा? तो उसको एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि उसी को ऑफर दिया जाता है, उसी को प्रपोजल दिया जाता है, जिससे यह उम्मीद होता है कि वो एक्सेप्ट करेगा। तो एक ने ऑफर दिया, दूसरे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो यह बन जाता है प्रॉमिस। देखिए आपके बैरक में लिखा हुआ है, साफ साफ देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए सेक्शन 2B में। हां, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना? व्हेन ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, है लिखा हुआ साफ साफ, क्लियर? यानी कि ऑफर को जैसे ही एक्सेप्ट होगा प्रॉमिस, हम लोग जनरल भाषा में भी इसको यूज करते हैं यार, ठीक है ना? आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग प्रपोज डे वगैरह सब मनाते हैं, ठीक है ना? तो जैसे ही आप किसी को प्रपोज करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेती है या कर लेता है, ठीक है ना? उसके बाद कुछ उल्टा पुल्टा होता है, बात से मुकरता है, तो हम लोग बोलते हैं ना, गाना गाते हैं ना, दुखी होके, वादा ना तोड़, है कि नहीं? गाना गाते कि नहीं राहुल? अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो वादा बनता है? नहीं बनता है, प्रॉमिस नहीं बनता है। लेकिन जब एक्सेप्ट कर लेता है या कर लेती है तो वो प्रॉमिस बन गया, ठीक है ना? अब कुछ भी मतलब बात से मुकरता है, कहता है कि तुमने वादा किया, मुकर रहे हो, ठीक है ना? तो दैट इज प्रॉमिस, ये याद रखना, भूलना नहीं, सेक्शन 2B, ठीक है? क्लियर? बोलिएगा। हां, और उसके बाद इसी में एक आगे आप लोग सेक्शन दिखा देते हैं आप लोगों को। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, सेक्शन 2 का ई नंबर। अगर उस प्रॉमिस में, जो प्रॉमिस किया गया, उस प्रॉमिस में अगर, ठीक है ना, उस प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन मिला दिया जाए, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ चीजें वापस आपको, कुछ चीजें के बदले कुछ चीजें आपको दिया गया, कंसिडरेशन। तो अगर आपके प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाता है तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। क्लियर? अब ये एग्रीमेंट जो है, जो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होकर एग्रीमेंट बना, तो अब नेक्स्ट मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन सुन लीजिए। एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबल बाय लॉ, इनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके एग्रीमेंट को, अगर आपके एग्रीमेंट को कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा इन्फोर्स करवाया जा सकता है, अगर आपका इन्फोर्स होने के योग्य है, तो हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ये लिखा हुआ है आपका सेक्शन
2G, an agreement, 2H, sorry, an agreement enforceable by law is a contract. क्लियर? याद रहेगा सबको? ये तीनों इक्वेशन याद रहेगा? 2H में है ये। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट। यही आपका इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट मींस, यानी कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन सुन लीजिए अपना। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पहला ऑप्शन। दूसरा, थिंकिंग अबाउट ए कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड नंबर ऑप्शन, समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। और डी नंबर, प्रॉमिस टू डू समथिंग। ये चार ऑप्शन है। कंसिडरेशन कहते किसको हैं? सेक्शन 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। कंसिडरेशन कहते किसको हैं? कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट में? तो जो पहला ऑप्शन है वो है इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो दूसरा ऑप्शन है थिंकिंग अबाउट ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। तीसरा ऑप्शन है समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, लॉ के नजर में जिसकी कुछ वैल्यू हो। और चौथा नंबर होता है प्रॉमिस टू डू समथिंग। अब आप लोग आंसर बताइए। कोई बोल रहे हैं सी, कोई बोल रहे हैं डी, बट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। यानी कि जो बदले में हम लोग लेन देन करते हैं तो लॉ के नजर में उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। अगर हम आपको कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बदले में आप हमको पैसा देंगे, तो पैसे की वैल्यू है, कार की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको सिर्फ वचन दे रहे हैं, ठीक है ना, आशीर्वाद दे रहे हैं, जाइए आप हमको कार दे रहे हैं, जुग जुग जियो, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है ना, जिंदगी में बहुत उन्नति करो। तो लॉ के नजर में इस आशीर्वाद की कोई वैल्यू नहीं है, तो यह कंसीडरेशन नहीं होगा। है लॉ के नजर में आशीर्वाद का, इमोशन का कोई वैल्यू है? हां, तो वो कंसीडरेशन नहीं होगा। कंसीडरेशन वही होगा जिसकी लॉ के नजर में कुछ वैल्यू हो। हम आपको कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बदले में आप अपना हमको घर दे सकते हैं, घर की कीमत है, पैसा दे सकते हैं, उसकी उसकी कीमत है। ओके, क्लियर? क्लियर? ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो चीजें रिटर्न में, हां रिटर्न में आ रही है उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम आसान आसान क्वेश्चन आज आप लोगों को हम पूछ रहे हैं। An agreement not enforceable by law is said to be, an agreement not enforceable by law is said to be, सेक्शन 2E में देखिएगा इसको। ऑप्शन है void, voidable, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल। सेक्शन 2E में क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस एग्रीमेंट को आप लॉ से इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं वह एग्रीमेंट ही वॉइड होगा, एग्रीमेंट ही वॉइड होगा। नहीं, आई थिंक 2E में, सॉरी 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 ओ सॉरी, अच्छा मिस हो गया, 2G में, सॉरी हम 2E देखने लग गए। 2 में एवरी प्रॉमिस एग्रीमेंट का डिफिनेशन है, हाँ सॉरी, हाँ 2G में
ओके, सिंपल चीज है। वो वॉइड है, वॉइड का मतलब शून्य होता है, एब एनिशियो शून्य मतलब वॉइड। और वॉइडेबल का मतलब होता है जिसको आप कोट से शून्य करवा सकते हैं, जो वॉइड होने के योग्य है, उसको हम लोग वॉइडेबल बोलते हैं। और वॉइड का मतलब होता है उस पर बात ही नहीं करना है, वो शून्य है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। जैसे कि हम आपसे अगर ये प्रॉमिस कर लें, ठीक है ना, कि आपके लिए हम चांद तारा तोड़ कर ला देंगे, ठीक है ना, तो ये जो चीज इंपॉसिबल चीजें हैं ये, ठीक है ना। और इसको अगर हम आपका काम नहीं करेंगे, जिस चीज के लिए हम लोग एग्रीमेंट किए हैं कि आप मेरा यह काम कर देंगे तो आपके लिए हम चांद तारा तोड़ कर ला देंगे, तो आप मेरा काम कर देते हैं, हम आपके लिए चांद तारा तोड़ कर नहीं लाते हैं, तो आप क्या होगा, कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में क्या कहेंगे, इसको बोलिए कि चांद तारा तोड़ के ला देगा, ऐसा बोल सकते हैं कोर्ट में? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट कहेगा कि यह एग्रीमेंट ही वॉइड है। कोर्ट कहेगा कि यह एग्रीमेंट ही वॉइड है, शून्य है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, यह केस सुने हैं? मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। आपको बताना यह है कि यह केस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस चीज से रिलेटेड है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, माइनर एग्रीमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, या प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। यह केस लीडिंग केस है, आप इस केस को याद रखेंगे। मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, यह माइनर एग्रीमेंट से रिलेटेड मामला है। अच्छा, एक और केस आप लोग केस याद रखेंगे, ठीक है ना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ये केस याद है आप लोगों को? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का केस है, किस चीज से रिलेटेड है? यह जनरल ऑफर से रिलेटेड है। इस केस में पता है निशा क्या हुआ था? भतीजा खो गया था, वही वाला केस है ना? हाँ हाँ, आप लोग इस सब चीजों को पढ़िए अच्छे से। निशा को याद है, मौसमी को याद है, बाकी लोग एकदम साइलेंट हैं। इसमें एक आदमी का भतीजा खो गया, गायब हो गया, तो उसने क्या कहा, ठीक है ना, अपने नौकर से कि जाओ खोज के लाओ मेरे भतीजे को। तो भतीजा, वो सॉरी, नौकर क्या हुआ, उसको खोजने के लिए निकल गया। तो जब नौकर खोजने के लिए निकल गया, ठीक है ना, तो उसके बाद उसने एडवर्टाइज कर दी, ठीक है ना, क्या कि जो मेरे भतीजे को खोज कर लाएगा उसको हम प्राइस के तौर पे इतना रुपया देंगे। उसने अमाउंट तय कर दिया कि इतना रुपया उसको प्राइज मिलेगा। ठीक है, फैक्ट समझ लीजिए। 2 दिन जब इस एडवर्टाइज कर दिया 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसका नौकर जो है भतीजे को खोज के लाया, और जब उसको लाया तब उसको पता चला यह बात कि मेरे मालिक ने यह एडवर्टाइजमेंट करवाया है कि जो खोज कर ला देगा उसको पैसा मिलेगा। तो उसने सू किया अपने मालिक पे, ठीक है ना, कि जो प्राइज मनी है वो हमको चाहिए। तो कोर्ट कहा कि नहीं, यह ऑफर चूंकि आपको पता नहीं था तो यह ऑफर आपके लिए नहीं है। ओके, तो वो चीजें, ये टॉपिक पढ़ के रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, पढ़ेंगे सब चीजों को, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, एकदम आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग एकदम बिल्कुल सही सही जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन कंपिटेंट हैं? एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन है आपके, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, पहला ऑप्शन, यानी कि वह मेजर होना चाहिए वहां के नियम कानून के हिसाब से जहां का वह निवासी है, सब्जेक्ट है, जहां का वह सिटीजन है। दूसरा ऑप्शन, हु इज ऑफ साउंड माइंड, वह स्वस्थ चित्त का होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, जहां का वह निवासी है, जहां का वह नागरिक है, वहां के लॉ के द्वारा किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। और चौथा, ऑल ऑफ द एबव। आप सभी ने सही जवाब दिया, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपिटेंट होने के लिए जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि मेजर होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, साउंड माइंड का होना चाहिए, और तीसरा कह रहा है किसी भी लॉ के से वह डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ये बातें किस सेक्शन में लिखा हुआ है? अब मेरा क्वेश्चन ये है, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में है? सेक्शन 11 में है। अच्छा, वेरी गुड, सेक्शन 11 में, ठीक है, क्लियर। राहुल, समझ में आ रहा है? लालमन शुक्ला का केस देखना पड़ेगा, हम देख लेंगे, अब क्लास सेक्शन वो निकल गया। कौन सा इसमें है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस ना, 13 बताइए, 19 तो बताए थे आप लोगों को, 1913 है ना, आई थिंक सो। 14 कोई लिखे हैं इसको? लालमन शुक्ला, ये 1913 का केस है, हम तो बोले थे 1913 का केस है ये। लालमन शुक्ला 1913 का केस है वर्सेस गौरी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री कंसेंट किस सेक्शन में डिफाइन है? फ्री कंसेंट, ऑप्शन है हाँ, सही जवाब बिल्कुल, सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 10, सेक्शन 11, ये ऑप्शन है, और इसका सही जवाब आप लोगों ने दिया सेक्शन 14। सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। वेरी गुड। अब थोड़ा सा आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 27 के हिसाब से, 27 के अनुसार अगर ट्रेड को रिस्ट्रेन किया जा रहा है, रोका जा रहा है, रोकने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है, तो यह एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, इनफोर्सेबल। यह एग्रीमेंट वॉइड होता है, बस आप लोग याद रखेंगे इस सेक्शन कि यह सेक्शन 27 में लिखा हुआ है कि व्यापार को रोकने के लिए ये तो आप उसको पर्सनली पूछिए सभी को, आप लोग याद नहीं किए हैं तो याद करेंगे आप लोग इसको, यही तो चीज तो बोले थे, आप लोग इसको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट have been mentioned under which section of the Indian Contract Act?
आपको बताना है अनलॉफुल कंसिडरेशन या फिर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किस सेक्शन में मेंशन है? ऑप्शन है सेक्शन 18, सेक्शन 20, सेक्शन 26 एंड सेक्शन 23। सेक्शन 23। चलिए ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख के नहीं रखे हैं इसको, देखिएगा सभी लोग इसको, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कंसिडरेशन विदाउट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सही है ये बातें कि बिना कंसिडरेशन का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, शून्य होता है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, आप ऑप्शन सुनिएगा। इफ इट इज बिटवीन टू ब्रदर, अगर दो भाइयों के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहां कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो वैलिड होगा। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन, इफ इट इज बिटवीन फादर एंड सन। तीसरा ऑप्शन, इफ इट इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। चौथा ऑप्शन, इफ इट इज बिटवीन बाय वे ऑफ लव एंड अफेक्शन। इसका ऑप्शन होगा डी नंबर। ये किस सेक्शन में मेंशन है? हाँ, ये सेक्शन 25 में मेंशन है। जनरल रूल क्या है? जनरल रूल है कि बिना कंसीडरेशन का एग्रीमेंट वॉइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होता है, यानी कंसीडरेशन होगा ही होगा। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, शून्य होता है, यानी दोनों पार्टी को कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि बिना कंसीडरेशन का लीगल रिलेशन डेवलप नहीं होता है। तो ये जनरल रूल है कि बिना कंसीडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो कि मेंशन किया गया है सेक्शन 25 में। उसी में ये एक्सेप्शन है कि अगर, ठीक है ना, दो लोगों के बीच में लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन लिखा हुआ है आपके बैरक में देखिएगा, अगर उनके बीच नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नियरेस्ट, ठीक है ना, लोग हैं वो दोनों, तो वहां पे बिना कंसीडरेशन का भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड हो जाता है। बिना कॉन्ट्रैक्ट का भी एग्रीमेंट जो है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा। जैसे कि अगर एक पिता कह रहा है अपनी बेटी को, ठीक है ना, तुमको शादी के समय यह कार दे देंगे, तो बदले में बेटी क्या करेगी? पैसा तो देगी नहीं, ओके, लेकिन कंसीडरेशन हो नहीं रहा है। तो जब कंसीडरेशन हो नहीं रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वॉइड माना जाएगा, लेकिन सेक्शन 25 के हिसाब से यह वैलिड होगा, बशर्ते अगर उसके फादर या बेटी क्या काम करे, इसको रिटर्न में करवा ले और उसको रजिस्टर्ड करवा ले। क्लियर? लव एंड अफेक्शन के केस में बिना कंसीडरेशन का जहां हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करते हैं, तो वहां पे शर्त यही है कि एक तो नियरेस्ट रिलेशन होना चाहिए और उन दोनों के बीच में लव एंड अफेक्शन का रिलेशन होना चाहिए, और उसके बाद वह यह काम रिटर्न में करवा ले और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवा ले। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cases is related to the doctrine of frustration? Which of the following cases related to doctrine of frustration?
ऑप्शन है आपके हेडली वर्सेस बैक्सेंडल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तीसरा ऑप्शन सत्यवर्ती घोष वर्सेस मुगनराम होगा, हाँ मुगनीराम। चौथा ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस क्वालिटी ब्रेड फैक्ट्री। ये 4 ऑप्शन है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन समझते हैं आप लोग? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताइए कोई डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कौन सेक्शन में है? अब ये सभी नहीं बोलिएगा आप लोग। निशा, मौसमी, कितने सेक्शन में है? 56 में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। चलिए ठीक, वेरी गुड। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन? ये आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग एलोबरेट कर देते हैं। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन? 56 अगर आप लोग जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56 में है, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान समझ लीजिएगा, एकदम इजी लैंग्वेज बता देते हैं आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। पहले ये समझ लीजिए। एक हमारे पास एक जनरल रूल क्या है, एक सामान्यतः क्या नियम है? सामान्यतः नियम है कि इम्पॉसिबल चीजों के लिए एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते हैं। जो चीजें एग्रीमेंट करते समय ही इम्पॉसिबल हो, वह एग्रीमेंट नहीं होगा, वह वॉइड होगा। यह सामान्य नियम है, हाँ या ना? ये सामान्य नियम है। हाँ, जैसे कि आपको एग्जांपल दिए थे कि हम आपको यह कह दें कि हम आपके लिए चांद तारा तोड़ ला देंगे, दैट इज यह क्या है? यह इम्पॉसिबल है, तो यह एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, यह वॉइड है। सामान्यतः नियम यही है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर क्या पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना? जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब हम एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त वो चीजें जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उस वक्त वह चीजें जो है वह इम्पॉसिबल नहीं होता है, असंभव नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर, भविष्य में जाके कुछ ऐसे कारण लिखे हुए हैं जिन कारणों से वो चीजें इम्पॉसिबल हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि हम तुमसे शादी करेंगे। एक लड़के ने एक लड़की से एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुमसे शादी करेंगे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, इसमें कोई भी चीज जो है इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन शादी से पहले लड़की या लड़का मर जाता है। अब चीजें इम्पॉसिबल हो गई कि नहीं हो गई? मरे हुए इंसान से शादी कोई कैसे करेगा? हाँ या ना? यही है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यही है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो कुछ ऐसे कारण लिखे हुए हैं जिन कारणों की वजह से जब एग्रीमेंट हो रहा तब तो ठीक था, वो चीजें इम्पॉसिबल नहीं था, उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल नहीं था। लेकिन इन फ्यूचर में जाके कुछ कारण है, एक दो कारण आपको और बता देते हैं हम, जिसकी वजह से एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना अब क्या हो गया? मुश्किल हो गया है। जैसे जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके हम कॉन्ट्रैक्ट किए वह डिस्ट्रॉय हो गया। मान लीजिए कि हम एक सिंगर को हायर किए अपने होटल में गाना गाने के लिए, जिस दिन उसको आकर परफॉर्म करना था मेरे होटल में आग लग गया, होटल जल के पूरा राख हो गया। अब वो कहां गाएगा? अब चीजें इंपॉसिबल हो गई कि नहीं हो गई? ठीक, ये हो सकता है। यह भी हो सकता है कि जिस सिंगर को हायर किए हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट किए जिस सिंगर, उस सिंगर की मृत्यु हो जाए। यह भी हो सकता है।
या वो सिंगर इतना बीमार हो जाए, उसका गला इतना खराब हो जाए कि वो गा ही ना सके, यह भी हो सकता है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई हैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त इम्पॉसिबल नहीं होता है परफॉर्म करना, लेकिन इन फ्यूचर में जाके वह इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए हम भारत का व्यापारी हैं, हम चाइना के एक व्यापारी से एग्रीमेंट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएं, और जब हमको माल डिलीवर होना था जिस डेट को, उससे पहले ही भारत और चाइना के बीच में युद्ध छिड़ जाए, तो आप लोग जानते हैं कि जब युद्ध छिड़ जाता है जिस देश के साथ, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहता है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं क्रिएट होता है, नहीं बनाते हैं हम लोग। तो ये चीजें अब परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर आता है। ये चीजें आपको 3-4 कारण बता दिए, लेकिन और कुछ कारण हैं जिसको हम लोग, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लास होगी तो उसमें आप लोगों को हम एलोबरेट करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चंस किस तरीके से है, किस तरीके से पढ़ना है, पता चल गया आप लोगों को? बोलिएगा। और ये जो केस पढ़े थे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, ये केस आपका जो इसका सही आंसर है, वो सही आंसर है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनी राम। सत्यव्रत घोष 1954, सत्यवर्ती घोष वर्सेस मुंगनी राम 1954, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 44। ठीक है ना? और जितनी चीजें आप लोगों को बताए हम, ठीक है ना, यही इसके अंदर आएगा। ओके, क्लियर? यहां तक बताइएगा। राहुल, रानी, सुप्रिया, मौसमी, कोई, यही क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। इसी हिसाब से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, बेरेक्ट रखना है, कॉपी कलम रखना है, ठीक है ना, और उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग।